आज हम बात करने जा रहे हैं कि लेज़र से हम ग्लासेस से या ऐनक से कैसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं, कितनी किस्म की। अब फ्लैप फेम्टो बनाती है, उसके बाद जो है कॉर्निया की जो आँख का जिसे कहते हैं आँख की हमारे इस फ्रंट का जो पार्ट है जिसको हमने मॉडिफाई करना होता है ताकि ग्लासेस के बगैर भी हमें सही नजर। तो हम पेशेंट को ये बताते हैं, अगर कोई पेशेंट 25-30 तक कहे कि मैंने करवानी है तो हम उसको कहते वो करवा ले, ठीक है। उसको जो नियर के ग्लासेस नेचुरली लगने, इट डिपेंड्स। आप एक सर्जन को ना अपनी नीयत को बिल्कुल साफ करके पेशेंट को सब चीज़ें बता के पेशेंट को काउंसलिंग करके फिर भी पेशेंट एक करवाना चाहता है, देन इट्स अप टू द पेशेंट। मेरे से और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि आपने खुद तो ग्लासेस लगाए हुए हैं और इस तरह, तो आई जस्ट टेल देम कि मैं अपनी मर्ज़ी से ग्लासेस लगा रही हूँ और मैं बचपन से लगा रही हूँ, मुझे ग्लासेस के बगैर अच्छा नहीं लगता, मतलब मैं ग्लासेस के साथ कंफर्टेबल हूँ। लेज़र वही करवाएगा जो ग्लासेस के साथ कंफर्टेबल नहीं है या जिसको। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, QAS हेल्थ के स्पेशल सेगमेंट में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। कासिम अली शाह फाउंडेशन का स्लोगन है कि सोच बदलेगी तो पाकिस्तान बदलेगा। तो आज के इस प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं कि लेज़र से हम ग्लासेस से या ऐनक से कैसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं, कितनी किस्म के लेज़र्स हैं और इसका क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है या नहीं, और किन उम्र के लोगों में लेज़र करवाई जा सकती है। तो आज के इस पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अनम हनीफ़, जो कि कंसल्टेंट ऑप्थेमोलॉजिस्ट हैं, आई सर्जन हैं। तो उनसे हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया फॉर द टाइम। बड़ा अहम टॉपिक है कि लेज़र के बारे में बहुत सारे लोग कॉन्शियस होते हैं कि आया करवाएं या ना करवाएं, और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या हम लेज़र करवा सकते हैं। बच्चे भी कहीं ना कहीं वो भी चाहते हैं कि हम लेज़र करवा लें। तो आज इस पूरे मौजू पे हम डिस्कस करेंगे कि लेज़र किन कंडीशन में करवानी चाहिए और किस एज में ये पॉसिबल है। थैंक यू सो मच, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया आपने। सबसे पहले ना मैं जो लेज़र जिसकी तरफ आपका इशारा है ना, रिफ्रैक्टिव सर्जरी, रिफ्रैक्टिव लेज़र की तरफ, मैं इसके अलावा भी कुछ बताना चाहूँगी ये फॉर्म को यूज़ करते हुए। बिकॉज सिर्फ आँख में जो लेज़र है सिर्फ इसलिए नहीं यूज़ होती, ग्लासेस उतारने वाली जिसे लेज़र बोलते हैं। देयर आर मैनी लेज़र्स यूज इन मैनी डिजीज़ ऑफ आई, ठीक है। इसमें अब मैं लेज़र्स के नाम लेना शुरू करूँ तो कॉमनली डायोड, यैग, एक्साइमर, फेम्टो, ठीक है, आर्गॉन, ये सब यूज़ होते हैं। ये एग्जाम है इसकी। ये सब लेज़र्स आई की डिजीज़ में यूज़ होती हैं, ठीक है। आई की लेज़र का अगर मैं आपको कोई कहे ना कि आँख की लेज़र करवाइए तो डायरेक्ट जंप नहीं कर लेना कि वो कोई ऐनक उतरवाने। देयर आर मैनी लेज़र्स। आँख के बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, काला मोतिया है, सफ़ेद मोतिया, फेम्टो, ठीक है। और फेम्टो आजकल बहुत कॉमन है। यस, फेम्टो भी मोतिया में भी यूज़ होती है और रिफ्रैक्टिव लेज़र, दोनों आई विल टेल यू, ठीक है। उसके अलावा डायबिटिक रेटिनोपैथी है, जो जिसे आपके आँख के पर्दे में जो शुगर के असरात होते हैं उसमें उसकी ट्रीटमेंट में भी लेज़र यूज़ होती है, ठीक है। उसके अलावा जो डायोड लेज़र है, उसके अलावा यैग लेज़र है। देयर आर मैनी अदर डिजीज़। सफ़ेद मोतिये की सर्जरी के बाद आँख की झिल्ली में आ जाती एक हो जाती है, उसमें हम यैग लेज़र यूज़ करते हैं। डायोड लेज़र है। आँख के बहुत से और मसाइल हैं जो कि रेयर हैं लेकिन बहुत ज़्यादा उनके जो है आँख पे जो विजन पे असरात बहुत ज़्यादा हैं, उसमें माइक्रोपल्स डायोड, बहुत सारी लेज़र्स हैं। अब ये मैं साइंटिफिक टर्म्स यूज़ कर रही हूँ लेकिन इनका मैंने ये फील किया है कि हमारी पॉपुलेशन में लेज़र के नाम से फ़ौरन जंप कर लेते हैं कि अच्छा ठीक है ये ऐनक उतारने वाले। देयर आर मैनी लेज़र्स, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आपका जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा आपका क्वेश्चन इस बारे में है कि रिफ्रैक्टिव लेज़र जो है वो आजकल बहुत कॉमन है। उस बारे में यूथ जो है, मतलब यूजुअली यंग जो हैं, बच्चे भी और बहुत कंसर्न हैं। उनको किस एज में करवानी चाहिए? बच्चे भी सवाल करते हैं, जो बड़ी एज के लोग हैं वो भी सवाल कर रहे होते हैं। तो ये मैं जानना चाह रहा हूँ। मैं बिल्कुल एज भी आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं वो वाली लेज़र बता दूँ कि उसके लिए क्या यूज़ होती है। तो उसके लिए हम एक्साइमर लेज़र यूज़ करते हैं, ठीक है। एक्साइमर लेज़र जो है उसमें हम लेजिक भी करते हैं और PRK भी करते हैं। एंड देयर इज़ अ लेटेस्ट टेक्निक फेम्टो लेजिक। अब फेम्टो लेजिक में एक्साइमर भी यूज़ होती है और फेम्टो लेज़र भी यूज़ होती है। फेम्टो सेकेंड यूज़ होती है कॉर्निया का फ्लैप बनाने के लिए, क्योंकि लेजिक में पहले उसको माइक्रोकेराटोम से फ्लैप बनता था, उसमें थोड़ा सा जैसे कहते हैं प्रिसिजन या उसका प्रॉब्लम होती थी, ठीक है। जिसे कहते हैं ह्यूमन
ह्यूमन हैंड एरर या ये चीज़ें, उसको रिप्लेस कर दिया फेम्टो ने। अब फ्लैप फेम्टो बनाती है। उसके बाद जो है कॉर्निया की जो आँख का जिसे कहते हैं, आँख की हमारे फ्रंट का जो पार्ट है जिसको हमने मॉडिफाई करना होता है ताकि ग्लासेस के बगैर भी हमें सही नज़र आए, उसको फिर एग्जाइमर लगाते हैं। ठीक है, तो फेम्टो लेजिक में एग्जाइमर प्लस फेम्टो दोनों यूज़ होती हैं। ठीक है, अगर आपको कोई कहे कि डॉक्टर या आपको कोई बताए कि मैंने फेम्टो लेज़र करवाई है ग्लास, तो उसको दोनों लेज़र यूज़ हुई हैं, फेम्टो भी यूज़ हुई है, एग्जाइमर भी हुई है। अच्छा, ठीक है, देन अगर फेम्टो नहीं कर, बिकॉज इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव। ठीक है, तो बिकॉज अगर आपने पूछा तो एक्सपेंडिचर का भी पेशेंट्स पूछते हैं, सबके माइंड में आता है। फेम्टो कॉस्ट मिनिमम लाइक 150K 140K से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो बाकी सिंपल एग्जाइमर यूज़ करनी है तो लेजिक या PRK, ठीक है, मोस्टली इस फॉर्म में होती है। लेजिक का जो है उसमें जो डाउन टाइम है 24 to 48 आवर्स, उसमें फ्लैप माइक्रोकेराटोम से बनता है, फेम्टो से नहीं बनता। आप ऐसे समझ लें कि उसमें जो फ्लैप है वो लेज़र की बजाय ह्यूमन हैंड, मतलब सर्जन जो है वो खुद मशीन के थ्रू बनाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा एरर के चांसेस होते हैं, वैसे बहुत ज़्यादा नहीं होते, लेकिन मतलब एक लेटेस्ट टेक्निक से थोड़ा लोअर लेवल की वो टेक्निक है। मतलब सबसे ये बताए ना कि कौन सा जो तरीकाकार है, कौन सी लेज़र ज़्यादा सेफ और जिस पे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं। बिल्कुल सेफेस्ट फेम्टो लेजिक है आजकल जो सब जितने भी हैं। इसके अलावा फेम्टो लेजिक में भी आगे स्माइल प्रोसीजर आ चुका है, वो शायद आपने आपने मेरे से नहीं पूछा, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। एस्थेटिक वाली साइड पे चला जाता है? नहीं, स्माइल प्रोसीजर इसीलिए यूज़ होता है, रिफ्रैक्टिव सर्जरी के तौर पे यूज़ होता है, लेकिन उसमें फिर एग्जाइमर नहीं यूज़ होता। उसमें जस्ट जो फेम्टो है जो वो फ्लैप के अंदर से कॉर्निया को मॉडिफाई करती है, और जो एक्स्ट्रा जो थिकनेस कॉर्निया की होती है ना, उसको फ्लैप के तौर पे निकाल देती है। दैट इज़ अनदर काइंड ऑफ, ये अब सर्जिकल टेक्निक की तरफ वो ज़रा हो जाएगा, लेकिन फेम्टो से आगे भी एक स्माइल प्रोसीजर आ गया, वो फेम्टो का ही मॉडिफाइड है। ठीक है, और आपने इम्पॉर्टेंट बात ये पूछी कि किस एज में कराई जाए। एज का मिनिमम जो एज है ना, जो स्टडीज़ में है 18 to 19 मिनिमम है, इससे कम एज में नहीं कराएं, बिकॉज 18 to 19 20 तक आपका जो आई की थिकनेस है वो, और आई बॉल जो है उसकी ग्रोथ हो रही होती है आपके ऑर्बिट की। ठीक है, वो जब ठीक हो जाता है, रुक जाता है, ठीक है, उसके बाद आइडियली आपके लिए टाइम है कि आप कराएं। देन उसके बाद भी हम बहुत सारे हमारे प्री रिक्विजिट्स हैं, हम पेशेंट का रेटिना देखते हैं, पेशेंट की कॉर्नियल थिकनेस देखते हैं कि उसकी जो हमने समझ लें ऊपर से कॉर्निया को लेज़र से मॉडिफाई करना है, तो आया कि उसकी थिकनेस इतनी है भी या नहीं है। ठीक है, जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है उतनी उसकी थिकनेस, वो चीज़ हमने देखनी है। टीयर फिल्म देखनी है, हार्मोनल डिसऑर्डर्स तो नहीं है वो देखने हैं, प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, ये सब चीज़ें देखनी होती हैं, जैसे दूसरे प्रोसीजर में डायग्नोस्टिक। बिल्कुल वो सब चीज़, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर। मिनिमम तो एज बता दी, मैक्सिमम एज क्या? यस, हाँ, ये मैक्सिमम एज तो एक बहुत फूड फॉर थॉट है यहाँ पे। मे बी बहुत सारे जो आई कंसल्टेंट सर्जन हैं वो भी मेरे से इख्तिलाफ करें। बहुत सारे जो बड़ी एज के लोग हैं वो पूछते हैं कि क्या हम लेज़र करवा सकते हैं, तो इसलिए उसमें मैं आपको ये बताऊं कि नेचुरली ना हमारा जो आइज़ है ना, 40 की एज के बाद इनकी अकोमोडेशन आप देखते होंगे 40 to 45 में करीब की ऐनक लग जाती है, करीब से नज़र नहीं आता। वो करीब की ऐनक 45 पे लग ही जाती है, 50 पे ज़्यादा से ज़्यादा। तो हम पेशेंट को ये बताते हैं, अगर कोई पेशेंट 25-30 तक कहे कि मैंने करवानी है, तो हम उसको कहते वो करवा ले, ठीक है, उसको जो नियर के ग्लासेस नेचुरली लगने हैं वो 40 to 45 की एज में लगने हैं। वो तब तक, एक बंदा कहता है कि मैं 35-36 में करवाना चाह रहा हूँ, उसको हमें बताना होगा कि ये जो आप करवा रहे हैं ना, इसका उस पर कोई ताल्लुक नहीं होगा। आपकी अभी नज़र ठीक हो जाएगी, लेकिन जो नेचुरली आपको 43, 44, 45, 40 प्लस पे जो आपको प्रेस बायोपिक ग्लासेस लगने हैं वो लगेंगे ही लगेंगे। ठीक है, तो पेशेंट कल को आपसे ये शिकायत ना करे कि आपने तो मेरी लेज़र कर दी थी, मुझे दोबारा ऐनक क्यों लग गई है, क्योंकि दोबारा ऐनक उसे उस वजह से नहीं लगी, वो उसको अकोमोडेशन, उसकी अकोमोडेशन लॉस की वजह से टाइम फ्रेम वो एक टाइम फ्रेम हुआ है। अब इसमें आइडियली फिर भी पेशेंट कहता है कि नहीं मुझे करानी है, तो ऐसे में
इट डिपेंड्स। आप एक सर्जन को ना अपनी नीयत को बिल्कुल साफ करके पेशेंट को सब चीज़ें बता के पेशेंट को काउंसलिंग करके फिर भी पेशेंट एक करवाना चाहता है, देन इट्स अप टू द पेशेंट। लेकिन आपको एक काउंसलिंग पॉजिटिवली इस तरह करनी चाहिए कि पेशेंट को सब चीज़ें पता हो, उससे कुछ छुपाना नहीं चाहिए कि नहीं नहीं ठीक हो जाएगा सब, और ये चीज़ आपका दिल बिल्कुल साफ़ होना चाहिए ये बताने में पेशेंट की काउंसलिंग में। और दूसरा 45-46 पे एक पेशेंट कहता है कि अब मुझे नियर भी ग्लासेस लगे हुए, मेरा दूर का भी इशू है, मैं क्या करूँ, मैंने इससे जान छुड़ानी। तो उसके लिए एक और टेक्निक है, बिल्कुल है। उसमें हम क्या करते हैं कि हम फिर पेशेंट की ना कैटरेक्ट सर्जरी कर देते हैं और उसमें मल्टीफोकल लेंस डालते हैं। दैट इज़ लाइक बहुत ज़्यादा इसको मैं पसंद तो नहीं करूँगी, क्योंकि जो नेचुरल लेंस है उसको जितनी देर से मोतिया उतरे, मतलब जब तक मोतिया पेशेंट को तंग नहीं कर रहा, उसकी नज़र कम नहीं कर रहा, तब तक उसको नहीं छेड़ना चाहिए। लेकिन एक पेशेंट कहता है कि नहीं, मैंने मेरी ऐनक दूर की भी है, करीब की है, मैं ऐनक से बस छुटकारा, तो देन देयर इज़ एन ऑप्शन। मतलब मेरे अगर 10 पेशेंट हैं ना, तो उनमें से कोई एक बहुत ज़िद्दी होगा या जो प्रॉपर हर चीज़ को अंडरस्टैंड करेगा, 10 में से किसी एक में मैं ये ऑप्शन भी रखूँगी कि हाँ, अगर ये ज़्यादा पेशेंट तंग है या ज़्यादा इस प्रॉब्लम से है तो उसकी मैं सर्जरी मतलब इसकी कैटरेक्ट सर्जरी करके उसको मल्टीफोकल लेंस काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। ये तकरीबन 1.5 लाख 2 लाख का एक लेंस आता है। सर्जरी की कॉस्ट काफ़ी मतलब इतनी होती है पर आई, तो फिर पेशेंट को वो कॉस्ट और सब चीज़ें बर्दाश्त करनी होंगी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो प्रोसीजर होता है ये हीलिंग कितना टाइम लेता है? क्योंकि मोस्टली लोग कहते हैं कि हमने लेज़र अगर करवा ली तो हम कुछ अर्सा जो है ना वो बेड पे बैठ जाएंगे, बाहर एक्टिविटीज़ नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को ये भी बताएं कि लेज़र के बाद कितने अरसे के बाद आप नॉर्मल रूटीन की तरफ आ सकते हैं या हीलिंग प्रोसेस? ओके, आप हीलिंग प्रोसेस का पूछें तो जो डाउन टाइम है ना फेम्टोलैजिक का सबसे कम डाउन है। उसमें तो ये है कि हम इवनिंग में लेज़र की है ना, तो पेशेंट को हम ड्रॉप्स देते हैं, ठीक है। वो ड्रॉप्स उन्होंने 6 वीक्स तक यूज़ करने होते हैं और उनको कहते हैं रात को ड्रॉप डाल के ना आप सो जाएं, ठीक है। और 6 to 7 आवर्स की स्लीप के बाद जब वो सुबह उठते हैं ना तो बिल्कुल ठीक होता है, उनको सब ठीक नज़र आ रहा होता है, ठीक है। जो ख्याल रखना होता है उसमें ये रखना होता है कि 2 to 3 वीक्स कोई ज़्यादा ज़ोर वाला काम नहीं करना, ठीक है। जंपिंग नहीं करनी, फ्लैप ज़रा अपनी जगह पे बैठ जाए। वैसे होता कुछ नहीं है, 2 से 3 दिन में फ्लैप भी बैठ जाता है, लेकिन पेशेंट 6 आवर्स के बाद बिल्कुल ठीक उसको नज़र आ रहा होता है, कोई वैसा। जो लेजिक है सिंपल लेजिक, उसका 24 आवर्स 48 आवर्स है डाउन टाइम। और जो PRK है उसमें 4 to 5 डेज़ है, बिकॉज उसमें एपिथेलियम रिमूव होती है। ट्रांस एपी हम लोग PRK करते हैं तो उसमें एपिथेलियम रिमूव होती है, तो 4 to 5 to 6 डेज़ जो है वो डाउन टाइम होता है, ठीक है। अच्छा दूसरा मैम, बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे होते हैं कि लेज़र करवाने से पहले वो डर रहे होते हैं कि कहीं ये प्रोसीजर पेनफुल तो नहीं, तो क्या आप समझते हैं कि ये प्रोसीजर पेनफुल है और कितनी पेन हो सकती है? आम जो पेशेंट है वो ये हाँ, पेनफुल तो बिल्कुल नहीं है। आपको स्ट्रेस में पेशेंट होता है बेसिकली, वो मशीनें देख के और सारी चीज़ें। हम लोग टॉपिकल ड्रॉप्स डालते हैं, ठीक है। टॉपिकल मतलब कतरे डालते हैं और वो आँख को सुन कर देते हैं, ठीक है। कोई इंजेक्शन भी नहीं लगाना पड़ता, सिर्फ कतरे डालते हैं। कितने टाइम का ये प्रोसीजर होता है? प्रोसीजर फेम्टोलैजिक 5 मिनट्स 10 मिनट्स का, ठीक है। लेजिक भी 10 मिनट्स, PRK थोड़ा जल्दी हो जाता है, PRK 2 to 3 मिनट्स, प्रोसीजर इतना ही है। और पेन, हाँ पेशेंट जो है ना वो स्ट्रेस में होता है। और जो PRK है ना उसमें एपिथेलियम लॉस होता है, तो 4 to 5 डेज़ इरिटेशन हो सकती है उसमें। हाँ 4 to 5 डेज़ हल्की सी इरिटेशन, लेकिन वो सबसे मतलब कॉस्ट इफेक्टिव है, सबसे समझ लें मतलब चीप प्रोसीजर है। चीप नहीं, कॉस्ट इफेक्टिव कहना चाहिए। तो बाकी फेम्टोलैजिक की कॉस्ट काफ़ी हाई है, और लेकिन उसमें यह है कि आपके जो पेनफुल और ये नहीं होता। अच्छा, इसमें ये कॉम्प्लिकेशन आप देखती होंगी, तो कोई कॉम्प्लिकेशंस भी आती हैं इसमें ओवरऑल तमाम प्रोसीजर? कॉम्प्लिकेशन अगर फेम्टोलैजिक की समझी जाए तो बहुत 99% कुछ भी नहीं होता। 1% वो भी हम पहले हमें देख लेते हैं कि इस पेशेंट में आए के कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस हैं या नहीं हैं। बाकी माइल्ड कॉम्प्लिकेशन ये हो सकती है कि प्री ऑपरेटिव भी हो सकती है, पोस्ट ऑपरेटिव भी हो सकती है। अगर ड्रॉप्स नहीं ठीक तरह से डाले तो हेजीनेस हो सकती है कॉर्निया की। अभी मैंने आपको बताया कि 2 to 3 वीक्स स्ट्रेनस एक्सरसाइज या कोई ऐसा काम नहीं करना जोर वाला, वो अगर पेशेंट ने कर लिया, फ्लैप हिल जाता है उसको दोबारा से। टीयर फिल्म डिस्टर्ब, थोड़ा इरिटेशन वाला, जो हमारे नेचुरल टीयर्स होते हैं ना, ठीक है, वो फिल्म थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है, तो उसकी वजह से पेशेंट को थोड़ी इरिटेशन हो सकती है, उसके लिए ड्रॉप्स होते हैं। सो नहीं, मोस्टली ये बहुत रेयर है, ठीक है।
दूसरा PRK में ये होता है कि अगर ड्रॉप्स ठीक तरह से नहीं डाले, मैंने एक पेशेंट अपने देखा हुआ है जो कि कहीं से सर्जरी उन्होंने कहीं से लेज़र करवाई थी PRK, और मेरी ट्रेनिंग की बात है, वो पेशेंट बिल्कुल यंग, बिल्कुल ठीक था, और वो आया काउंटिंग फिंगर, मतलब उसकी VN 80% कम हुई हुई थी 2 to 3 मंथ्स के बाद। तो वो आया, तो उससे जब मैंने हिस्ट्री ली तो उसने कहा कि मुझे 4-5 दिन बाद बिल्कुल ठीक नज़र आ रहा था, तो मैंने ड्रॉप्स छोड़ दिए थे, मैंने ड्रॉप्स नहीं यूज़ किए। पेशेंट ने खुद ही एडमिट कर लिया उसने खुद। सो मोस्टली अगर आपको जिस तरह डॉक्टर बताएं आप वो सब चीज़ें ना करें, आप मेडिसिन ना लें टाइम से, या ये कहें कि आप ठीक फॉलो, फिर होती है प्रॉब्लम। अदरवाइज आपका डॉक्टर जो है आपके लिए बेस्ट सोचता है। अगर आपके डॉक्टर ने आपको सब चीज़ें की हैं तो बेसिक आपके बेस्ट पॉसिबल आउटकम के लिए ही की हैं। आपने इतना अर्सा इस पे अभी प्रैक्टिस कर रही हैं, ट्रीटमेंट भी करती हैं, अभी तक कितने लोगों का आपने ये प्रोसीजर किया है और कैसा एक्सपीरियंस है? इस तरह एग्जैक्टली काउंट तो नहीं किए, लेकिन काफ़ी सारे कर चुके हैं हर तरह की। तो एक्सपीरियंस जो है मेरा फेमटोलैजिक के साथ बहुत अच्छा है। सिंपल लेजिक क्योंकि अब ऑब्सोलीट हो चुकी है, नहीं करते, ठीक है। या मेरे जो प्रैक्टिस में है ट्रांस एपी PRK है या फेमटोलैजिक है। तो ट्रांस एपी PRK में भी बहुत अच्छा, मेरे अभी तक पेशेंट्स को अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ, और उसमें डाउन टाइम 3 to 4 डेज़ होता है, ठीक है। वो भी पेशेंट उसी तरह ख्याल रखें सब चीज़ें, तो कोई मसला नहीं होता। और फेमटोलैजिक में तो बिल्कुल ही कोई, वो अगले दिन पेशेंट बिल्कुल ठीक होता है। अच्छा, दूसरा सवाल जो हमारे नाज़रीन भी पूछेंगे और लोग पूछते भी हैं कि डॉक्टर ने खुद एक ग्लासेस लगाई हुई हैं और हमें जी ये मशवरे दे रहे होते हैं कि ग्लासेस से या ऐनक से हम कैसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं, तो इस पर थोड़ी रोशनी डालिए। अच्छा, मेरे पास तो जो पेशेंट आता है ना, मैं आपको बताऊं, वो खुद कहने आता है हाँ कि मैंने ग्लासेस नहीं लगाने, मेरी लेज़र कर दें, ठीक है। ये एक कॉस्मेटिक प्रोसीजर है, ये आपकी ऐनक कोई बीमारी नहीं है, ठीक है। ऐनक यहाँ पे एक कॉस्मेटिक प्रोसीजर है। ये इसी तरह ही है कि आप नॉर्मल, मैं एक मिसाल के तौर पे कह रही हूँ, किसी के चेहरे पर तिल है काला, वो किसी को, वो उसको ना कुछ कह रहा है, किसी को कुछ, लेकिन वो उसको नहीं अच्छा लगता, वो कहता है मैंने इसको रिमूव करवाना है, उसकी अपनी मर्जी है। मेरे से, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि आपने खुद तो ग्लासेस लगाए हुए हैं और इस तरह, तो आई जस्ट टेल देम कि मैं अपनी मर्ज़ी से ग्लासेस लगा रही हूँ और मैं बचपन से लगा रही हूँ, मुझे ग्लासेस के बगैर अच्छा नहीं लगता, मतलब मैं ग्लासेस के साथ कंफर्टेबल हूँ। लेज़र वही करवाएगा जो ग्लासेस के साथ कंफर्टेबल नहीं है, या जिसको कॉस्मेटिकली ग्लासेस नहीं अच्छे लग रहे। सपोज पेशेंट आ गया ना, तो वो कहता है जी मेरा लेज़र करें, और आपको ये सवाल वो ज़रूर करता होगा कि आप लेज़र क्यों नहीं करवा लेते? तो वो मेरी मर्जी है, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट द लेज़र, इट्स अबाउट माई ओन प्रेफरेंस। मुझे ग्लासेस लगाना पसंद है और मुझे ग्लासेस से कोई इशू ही नहीं है। जो पेशेंट मेरे पास आएगा ना लेज़र करवाने, उसको ग्लासेस से इशू होगा, उसको ग्लासेस लगाने नहीं अच्छे लगते हैं उसको। अभी कोविड था तो बहुत सारे पेशेंट्स ने, कोविड के बाद बहुत पेशेंट्स ने करवाया है, और वो क्या कि मास्क लगाया, फॉगिंग हो गई, मास्क से फॉगिंग, और उसके अलावा किसी को यहाँ पे निशान पड़ जाते हैं, किसी को लगता है कि यहाँ से इरिटेशन, किसी को कुछ इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन मुझे इस तरह के नहीं होते, या आई डील विद देम। मैं बचपन से लगा रही हूँ तो मुझे इस तरह का नहीं इशू, मैं फ्रेम्स उस तरह के लेती हूँ, तो ये इस तरह है। बाकी मेरे पास काफ़ी अरसे से ये ऑप्शन है कि मैं करा सकती हूँ, मैं खुद इस फील्ड में हूँ, लेकिन आई डिड नॉट ऑप्ट क्योंकि मुझे प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए। तो मैं सबको, हाँ, इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो मेरे पास सबसे पहले आता है ना, मैं सबसे पहले उसको कहती हूँ कि प्लीज़ ग्लासेस के साथ ही कंफर्टेबल हो जाओ। मैं फर्स्ट अटैम्प्ट में लेज़र्स नहीं करती हूँ, मैं पहले काउंसिल करती हूँ कि आप ग्लासेस क्या कह रहे हैं आपको, नहीं वो ये है मैं फिर भी कहती हूँ कि आप ना ज़रा अभी भी महीना दो, ग्लासेस से कंफर्टेबल होने की कोशिश करो, कुछ नहीं कह रहे ग्लासेस, मैं भी तो लगा रही हूँ ना। तो ये मेरा ये तरीका है। फिर भी पेशेंट आता है कि नहीं मैंने करवाने, तो देन आई डू कि अच्छा ठीक है, इसका मतलब ये वाकई काफ़ी इसको डिस्टर्बेंस है, तो मैं कर। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा बातें करके, और मज़ीद आपने बड़ा रहनुमाई की। जी नाज़रीन, हमारे साथ डॉक्टर अनम हनीफ़ जो कि कंसल्टेंट ऑप्थेमोलॉजिस्ट मौजूद थी, कीमती राज से आगाह कर रही थी और ये बता रही थी कि ग्लासेस से कैसे छुटकारा हासिल किया जा सकता है और लेज़र कितना मुफीद है और किस एज में करवाना चाहिए, और ये आपको पता चल गया होगा। आज का जो सेगमेंट है अपने इख्तिताम को पहुँच रहा है। अपने मेज़बान डॉक्टर यार माडो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।